यो एवरीवन, कैसे हो तुम सब लेजेंड्स? देखो यार, मैंने अपनी सारी वीडियोस में देखा है कि तुम लोग वीडियो को हाइप और सपोर्ट नहीं करते। काफी बुरा लगता है। ऐसा मत करा करो यार। अगर व्यूज कम आएंगे तो नई वीडियोस बनाने का मोटिवेशन ही नहीं आता। इसीलिए थोड़ा हाइप और सपोर्ट कर दिया करो। दादाजी ने अपना पुराना कर्ज चुकाने के चक्कर में मुझे पैक करके हमारे सबसे बड़े फैमिली राइवल के साथ अरेंज्ड मैरिज करने के लिए भेज दिया। वो भी ठीक उसी दिन जब मैं विदेश से वापस लौटा था। जैसे ही मुझे इस कड़वे सच का पता चला, मैं बिना वक्त गंवाए सीधे उस मास्टरमाइंड यानी अपने बुढ़े दादाजी के पास पहुंचा। मैंने उन पर चिल्लाते हुए कहा, किसी और की फियांसे को चुराना तो एक अलग बात थी, लेकिन अब जब वो लोग हमारे दरवाजे पर हिसाब चुकता करने आए हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मैं आपकी जगह स्केपगोट बन जाऊं और सारा इल्जाम अपने सिर ले लूं? इससे पहले आप आखिर कर क्या रहे थे? मैं साफ कह रहा हूं, मैं इस शादी के झमेले में बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। मुझसे बड़े एक भाई और एक बहन हैं, तो फिर किस हक से आप मुझे अपना यह लव डेब्ट चुकाने के लिए मजबूर कर रहे हो? क्या आपका ज़मीर आपको नहीं धिक्कारता? यह सुनते ही मास्टर शैन की आंखें मुझसे नजरें चुराने लगी। अरे देखो, तुम्हारा बड़ा भाई शिकायत करता था कि मैं बहुत सख्त हूं, इसलिए वो बहुत पहले ही अपनी प्राइवेट लाइफ जीने विदेश भाग गया। और तुम्हारी बहन, वो तो एक लड़की है। तो अब शादी के लिए इकलौता कैंडिडेट सिर्फ तुम ही बचे हो ना? यह सुनकर मैंने सदमे में उनकी तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, अच्छा, मतलब कोई और नहीं बचा? तो अब मेरी बारी आ गई। क्या मैं सच में आपका सगा पोता हूं भी या नहीं? हे बुड्ढे, आपका इससे क्या मतलब है? मुझे जबरदस्ती एक पॉलिटिकल मैरिज में धकेल रहे हो? साला, दाल में कुछ काला है क्या? मैंने शक भरी नजरों से उन्हें घूरा। इस पर दादाजी शैन ने पागलों की तरह अपने हाथ हिलाए और सफाई देते हुए बोले, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? शैन एयर, तुम मेरे सगे पोते हो। दादाजी, तुम्हारा बुरा कभी सोच सकते हैं क्या? मैं तुम्हें किसी ऐरी गैरी लड़की से शादी नहीं करने दूंगा। तुम बुई खानदान की बुईलिन से शादी करोगे। मुझे लगा कि साला मेरे कानों में ही कोई खराबी आ गई है। कौन? बुईलिन? वो नाम मेरे लिए किसी जोरदार झटके जैसा था, जिसे सुनकर मेरी आत्मा बस शरीर से बाहर निकलने ही वाली थी। बुईलिन, बुई कॉरपोरेशन की बॉस है, एम्प्रेस है। बाहर अफवाहें हैं कि वो बेहद बेरहम है। पूरे शहर की आधी हुकूमत उसके हाथ में है, और वो बुई खानदान की ऐसी बड़ी मालकिन है जिससे सब थर थर कांपते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही नजारा आया, एक खतरनाक डायन मेरी तरफ देखकर कमीनी मुस्कान हंस रही है। मैंने पागलों की तरह हाथ हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। बुइलिन पूरे शहर में एक विच के नाम से मशहूर है। ऐसा करके आप मुझे हलाल होने के लिए बलि का बकरा बना रहे हो क्या? मुझे इस शादी वादी से कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं करूंगा। अगर आपको बुइलिन इतनी ही पसंद है, तो साला खुद जाकर उससे शादी कर लो। जब दादाजी ने देखा कि मैं मरने को तैयार हूं पर शादी के लिए नहीं, तो उन्होंने अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड निकाला। शैन एयर, मेरी बात सुनो। अगर तुम बुइलिन से शादी कर लोगे, तो मैं उस वाले काम को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। बुड्ढे के जाल में फंसने का गुस्सा मैं पल भर में भूल गया और उत्सुकता से पूछा, कौन सा काम? इस पर दादाजी शैन बस एक रहस्यमयी मुस्कान हंसे और कुछ नहीं बोले। दूसरी तरफ इसी वक्त बुई खानदान के लग्जरी मैंशन के सोफे पर एक बेहद खूबसूरत और कयामत ढाने वाली औरत बैठी थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा रूखापन था। दादाजी ने मुझे खास तौर पर वापस बुलाया है। क्या कोई जरूरी बात है? दादाजी बुई ने अपनी पोती को घूरा और धीरे से बोले, मैंने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। उनकी बात खत्म होते ही वो औरत बाहर जाने के लिए खड़ी हो गई। उस शांत हॉल में एक बर्फीली आवाज गूंजी, मेरे मामलों में दखल देने की हिम्मत मत करना। बुईलिन, क्या तुम्हारा इरादा 72 साल की बुढ़िया होने के बाद शादी करने का है? उसने दादाजी बुई के चिल्लाने को पूरी तरह इग्नोर किया और ठंडे लहजे में कहा, मेरी शादी का फैसला करने का हक अभी भी आपका नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम बढ़ाए, पीछे से एक आवाज आई, जिस लड़के को मैंने तुम्हारे लिए चुना है, वो शैन खानदान का पोता है। बोइलिन के कदम वहीं ठिठक गए और उसका दिल हल्का सा धड़क उठा। क्या ये वही लड़का है? उसका रिएक्शन देखकर दादाजी बुई हंसे, फिर चाय की चुस्की लेते हुए आराम से बोले, हाँ, वही। जिस शख्स को तुम इतने समय से ढूंढ रही हो, वो अभी भी जिंदा है। लिन लिन, बस शादी के लिए हाँ कह दो, और वो सीक्रेट फाइल्स तुम्हारी। अब बोलो, क्या कहती हो? बिना एक पल की देरी किए बुइलिन ने जवाब दिया, मैं शादी करूंगी।
और देखते ही देखते वक्त बीत गया और 20 जुलाई का वो मनहूस दिन आ गया जब मुझे मेरे पेरेंट्स ने घसीटते हुए सिविल अफेयर्स ब्यूरो के सामने कार से बाहर निकाला। शैन हुसैन आराम से एक तरफ खड़ी थी। मेरी मॉम ने जब मेरी ये भीगी बिल्ली जैसी हालत देखी तो गुस्से में मेरी पीठ पर एक जोर का मुक्का मारा कि साले में थोड़ी भी हिम्मत नहीं है। उस मुक्के से मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। थोड़ी ही देर में दादाजी बुई भी वहां पहुंच गए। कार से उतरते ही जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वो खुशी से बुई लिन को बुलाने लगे। लिन लिन, जल्दी आओ और अपने मंगेतर को देखो। देखो हमारा शैन एयर कितना हैंडसम है। तुम दोनों साला मेड फॉर ईच अदर हो। ये बातें सुनकर बुई लिन ने अपनी खूबसूरत भौहें सिकोड़ ली। जहां तक मेरी बात है, मैंने अपना सिर उठाया और अपने सामने उस अनजान लेकिन बला की खूबसूरत चेहरे को देखा। बाकी सब बकवास बातें छोड़ो, बुई लिन सच में एक अप्सरा जैसी दिखती थी। लेकिन मुझे पता था कि कुछ लोग जहरीले फूलों की तरह होते हैं, जितने सुंदर उतने ही जानलेवा। बुई लिन ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक चमकी। उसने सोचा था कि उसकी शादी शैन खानदान के बड़े बेटे शैन तुआन से होगी, लेकिन साला किसे पता था कि यहाँ शैन चेन का पत्ता कट जाएगा। वाकई पासा पलट चुका था और मैं बुईलिन का वो सड़ा हुआ चेहरा देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। बढ़िया है साला, इसका मतलब तुम भी इस शादी से खुश नहीं हो। जल्दी से मना कर दो, चिल्लाकर कह दो कि नहीं करनी शादी, ताकि हम दोनों आजाद हो जाएं। अपनी आजादी के बारे में सोचकर मैं खुशी से झूम उठा और वहां से दुम दबाकर भागने ही वाला था। लेकिन जैसे ही मैं भागने लगा, मेरे डैड ने पीछे से मेरा कॉलर दबोच लिया और मुझे वापस कुर्सी पर दे मारा। ठीक 10 मिनट बाद सिविल अफेयर्स ब्यूरो के गेट के सामने खड़े होकर मेरे हाथों में 2 लाल मैरिज सर्टिफिकेट थे, जिसने हमारे फैमिली राइवल्स के साथ हाथ मिलावा दिया और गले लगवा दिया। इस पूरे ड्रामे के दौरान सिर्फ पुई लिन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वो सोच रही थी, रुको, क्या दादाजी शैन शैन एयर से सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते? फिर उन्होंने उसे मुझसे शादी करने के लिए कैसे भेज दिया? साला मेरी तो डर के मारे फटी जा रही थी। मैं वहीं जमीन पर सिर पकड़कर बैठ गया और दुखी मन से सोचने लगा, साला ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बुईलिन मुझे पूरी तरह से फालतू नहीं समझती? उसके कड़क मिजाज को देखते हुए तो उसे लात मारकर चले जाना चाहिए था ना। तो फिर वो इतनी शरीफ बनकर मैरिज रजिस्टर कराने के लिए कैसे मान गई? मेरी लाइफ तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। आजादी का दिवाला निकल गया। पूरा दिन इस कबाड़े में बीतने के बाद मैं शाम को घर लौटा और जैसे ही सुकून से बिस्तर पर सोने की सोच रहा था, तभी एक और तगड़ा झटका लगा। मुझे उस घर से बोरिया बिस्तर समेटकर बाहर निकलने का हुक्म मिल गया। इसके बाद, इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैंने बेबसी से देखा कि मेरा सारा सामान गाड़ियों में भर भर कर सीधे बुई लिन के इलाके की तरफ रवाना किया जा रहा था। मैं लगातार उस बुढ़े दादाजी के सामने चिल्लाता रहा, अरे कम सामान पैक करो, मैं वापस आऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। लेकिन आखिर में दादाजी ने बस कंधे पर हाथ रखा और विदा कर दिया। साले कमीनों ने मेरी चप्पल तक नहीं छोड़ी। 1 घंटे बाद, जैसा कि तय था, मैं बुईलिन के प्राइवेट विला यानी थू नगुयेत दाई के सामने खड़ा था। मैंने बुईलिन की तरफ देखा और थोड़ी झिझक के साथ कहा, हेलो, मैं हूं शैन चैन। बुईलिन ने मुझे देखा, एक ठंडी आह भरी और सिर हिलाया। उसने इशारा किया कि उसने मेरी बकवास सुन ली है और अपने घमंडी लहजे में बोली, हेलो मिस्टर शैन चैन, पहले मेरे नियम सुन लो। तीसरी मंजिल पर जाने की सख्त मनाही है। बाकी किसी भी कमरे में तुम अपना डेरा डाल सकते हो। यह सुनते ही मैं कमरा चुनने के लिए लपका, लेकिन कई कमरों के चक्कर काटने के बाद भी मुझे साला कोई पसंद नहीं आया। तो मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और दूसरी मंजिल से नीचे खड़ी बुईलिन पर चिल्लाया, हे बुईलिन, तुम्हारा यह विला कितना कंजूस टाइप का है यार। यहाँ एक ढंग का गेमिंग रूम तक नहीं है। मैं यहाँ खाक जीऊंगा क्या? मेरी यह बात सुनकर बुईलिन ने एक लंबी सांस ली और गुस्से में बोली, रहना है तो रहो, वरना दफा हो जाओ। मुझे नखरे करने वाले मर्दों से सख्त नफरत है। इतना कहकर उसने मेरे रिएक्शन की परवाह तक नहीं की और बिना पीछे मुड़े सीधे ऊपर चली गई। मुझे साला इतना तगड़ा गुस्सा आया कि मैंने तुरंत दादाजी को शिकायत करने के लिए फोन मिलाया, लेकिन किसी ने मेरा फोन तक नहीं उठाया। चलो, बहुत बढ़िया। अब मुझे साफ समझ आ गया कि यह पूरा एक जाल था। गेमिंग रूम ही नहीं है ना? कोई बात नहीं, मैं यहीं रुकूंगा। मैं भी देखता हूं कि ये बुईलिन मुझे घर से बाहर कैसे निकालती है। मैंने गुस्से में अपने दांत पीसे
और अपना सूटकेस घसीटते हुए अपनी भड़ास निकाली। फिर एक अच्छे उजाले वाले कमरे को चुनकर उसमें शिफ्ट हो गया। ऊपर अपने कमरे में जब बुइलिन ने सुना कि नीचे आखिरकार शांति हो गई है, तो वो धीरे से मुस्कुराई और सोने चली गई। अगली सुबह मेरे पेट में चूहों की जोरदार कुश्ती की वजह से मेरी नींद खुल गई। मैंने आसपास देखा। वो बड़ा और सन्नाटे से भरा कमरा मुझे काटने को दौड़ रहा था। मैं कुछ देर तक सुन्न बैठा रहा। फिर अचानक याद आया कि साला ये मेरा घर नहीं, बल्कि उस बुई नाम की डायन का इलाका है। ये सोचते ही मैं वापस बिस्तर पर गिर गया। इस खौफनाक हकीकत को मानने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। जब भूख के मारे मुझे चक्कर आने लगे, तब जाकर मैं नीचे उतरा। मुझे लगा कि शायद उसने मेरे लिए कुछ खाने को बचाया होगा। आखिर खुद भी तो कुछ ठूंसा ही होगा ना। वो इतनी बेरहम तो नहीं हो सकती। लेकिन नीचे पहुंचते ही मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। मैं वहीं सन्न रह गया। किचन पूरी तरह खाली पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो साला वहां सदियों से किसी इंसान के पैर ही न पड़े हों। वहां रोजमर्रा के खाने का कोई नामो निशान नहीं था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने आधे घंटे तक पूरे विला के चक्कर काटे, पर कोई आत्मा तक नजर नहीं आई। मेरा दिल बैठ गया और मैं जोर से चिल्लाया, कोई है क्या यहाँ? मेरी मदद करो यार, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। इसी बीच पुई कॉरपोरेशन की बिल्डिंग में बुई लिन ने एक नई सीक्रेट फाइल अपनी असिस्टेंट की तरफ फेंकी और कहा, जाकर इस जानकारी का सच पता करो। असिस्टेंट ने फाइल पर नजर डाली और समझ गई। जैसे ही वो काम के लिए मुड़ी, वो बुई लिन के डैड से टकरा गई, जो अपनी बेटी से मिलने आए थे। मिस्टर बुई ने सीधे मुद्दे की बात पूछी। लिन लिन, कल तुम्हारी सुहाग रात थी। तुम और शैन एयर एक साथ कैसे रहे? उस बेचारी असिस्टेंट को तो भनक तक नहीं थी कि मैडम की शादी हो चुकी है। वो झटके में सीढ़ियों से फिसल गई। इतनी जोर की आवाज हुई कि पूरे सेक्रेटरी रूम के स्टाफ ने एक साथ सिर उठाकर उसे देखा, जबकि वो खुद सदमे में अपनी बॉस की तरफ ताक रही थी। पुइलिन ने अपनी हमेशा शांत रहने वाली असिस्टेंट को देखा, जिसने तुरंत खुद को संभाला और शांत बनने का नाटक करते हुए वहां से निकल गई। पुइलिन ने अपने पिता की तरफ देखा और कहा, पिताजी, आप आखिर क्या जानना चाहते हैं? रात के 8 बजे बुइलिन ने अपना काम खत्म किया। वो घर जाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन अचानक उसे याद आया कि घर पर अब एक पालतू प्राणी और मौजूद है। उसका सामना करने का उसका कोई मूड नहीं था। इसलिए वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई और रात ऑफिस में ही गुजारने का मन बना लिया। तभी असिस्टेंट ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आई। मैडम, बड़े मालिक का फोन आया था। उन्होंने आपको तुरंत घर जाने को कहा है। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। वो हमेशा के लिए घर जाने से बच नहीं सकती थी। इधर विला में खिड़की से बाहर ढलते सूरज को देखते हुए मैं खड़ा हुआ और कौतूहल से खिड़की के पास गया। साला मानना पड़ेगा कि बुई लिन की पसंद एकदम कड़क है। यहां से पूरब में चमकता हुआ सवेरा और पश्चिम में शानदार सूर्यास्त दिखता है। पर भाई, नजारे चाहे जितने भी हसीन हो, उन्हें चबाया तो नहीं जा सकता ना। मेरे पेट में साला भूचाल आया हुआ था, लेकिन उस महारानी का कहीं अता पता नहीं था। मुझे खाना कब नसीब होगा? ये सोचते ही मैं बेदम होकर सीधे जमीन पर लेट गया। बुइलिन दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे जमीन पर पसरा हुआ देख रही थी, जहां मैं हाथ बांधे आंखें बंद किए पड़ा था, मानो मर गया हूं। शक के साथ वो शांति से आगे बढ़ी और मुझे ऊपर से नीचे घूरते हुए बोली, ये क्या नौटंकी है? मैंने अचानक अपनी आंखें फाड़कर देखा और कहा, मैं बस ये सोच रहा हूं कि भूख से मरने का कौन सा पोज मुझ पर सबसे ज्यादा सूट करेगा। फिर खड़े होकर लिविंग रूम में मैं उसके पीछे पीछे बक बक करते हुए भागने लगा। इस कबाड़ विला में कोई नौकर चाकर नहीं है। वो तो छोड़ो, यहाँ साला जोमैटो स्विगी से खाना तक डिलीवर नहीं होता। साले सोचते हैं कि ये इलाका शहर के बाहर है। बुई लेन, मुझे भूखा मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूं यार। क्या शादी के अगले ही दिन विडो होना चाहती हो? तुम्हें मुझे इस तरह कैद नहीं करना चाहिए, समझे? बुइलिन झटके से रुकी और मुड़कर मुझे देखा। फ्रीज पूरा सब्जियों से भरा पड़ा है। अगर भूख लगी है तो खुद बनाकर ठूंसना नहीं आता क्या? मैंने मासूमियत से सिर हिलाया। मुझे खाक बनाना नहीं आता। क्या फोन पर रेसिपी देखना भी नहीं आता? इस बात ने मेरा पारा और बढ़ा दिया। मैं पूरी तरह भूल गया कि मैं एक डायन के सामने खड़ा हूं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और घसीटते हुए किचन की तरफ ले गया। पहले मुझे यह बताओ कि यह चूल्हा कैसे जलता है? तुम्हारे इस घर के हाईटेक गैजेट्स ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। बोइलिन ने मुझ पर एक नजर डाली, बिना नखरे किए सीधे फ्रीज खोला और 10 मिनट के अंदर एक गर्मा गर्म नूडल्स का कटोरा मेरे सामने रख दिया।
वाह! मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया देवी जी। इस नूडल्स के उपकार को मैं कभी नहीं भूलूँगा। भविष्य में अगर आपको इस नाचीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो बस एक बार याद करना, मैं पक्का दूर खड़े होकर तमाशा देखूँगा, पर बचाऊँगा नहीं। पुइलिन ने देखा कि साला भूख से मर रहा है, फिर भी इसकी बकवास बंद नहीं हो रही। चुपचाप अपना खाना ठूँसो, मैं सच में बहुत भूखा था। 5 मिनट के अंदर कटोरा साफ कर दिया। यहाँ तक कि दोनों हाथों से कटोरा उठाकर सूप की आखिरी बूंद तक कटक गया। खाली बर्तन रखकर मैंने हाथ से मुंह पोंछा, जिसे देखकर बुइलिन के चेहरे पर साफ घृणा दिख रही थी। मैंने उस औरत की तरफ देखा और कहा, मुझे एक काम वाली बाई चाहिए। बिल्कुल नहीं, तो क्या मैं ऐसे ही भूखा मर जाऊं? खाना बनाना सीख लो, मुझसे नहीं सीखा जाएगा। तो फिर तुम भूख से नहीं मरोगे? मैंने उसे डराने की नौटंकी की, लेकिन उस औरत ने मुझे ऐसी नजर से घूरा जिसमें रत्ती भर भी डर नहीं था। पेट भरा? अभी नहीं। बुइलिन कुछ सेकंड रुकी। शायद उसका इरादा एक और कटोरा बनाने का था, लेकिन मेरी आंखों में ढीठपन देखकर वो पलट कर बोली, अगर नहीं भरा तो साला बर्दाश्त करो। अब मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पुइलिन, साला कैसी कंजूस और मक्खी चूस सीईओ हो तुम। अचानक अपने घर वालों के प्रेशर को याद करते हुए पुइलिन मुझसे बोली, चलो कुछ बात करते हैं। तुम्हारा इस शादी के बारे में क्या ख्याल है? मेरा गुस्सा पल भर में हवा हो गया। कैसी शादी? क्या मैंने तुम्हारे साथ पहले ही कोर्ट में जाकर अंगूठा नहीं लगा दिया है? उस औरत ने आह भरी। शैन खानदान जो भी सोचे, लेकिन शैन और बुई दोनों बड़े रईस खानदान हैं। हमें हर हाल में एक ग्रैंड वेडिंग की तैयारी करनी होगी। अरे नाना, शादी का तमाशा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये सब बस दुनिया को दिखाने का ढोंग है। थकेंगे तो हम ही ना। घर वालों ने सिर्फ कोर्ट मैरिज की बात कही थी। ग्रैंड वेडिंग का कोई सौदा नहीं हुआ था। अगर पूरे शहर को पता चल गया, तो बाद में डिवोर्स लेकर मैं अपनी आजाद लाइफ कैसे जीऊंगा? मैंने पागलों की तरह सिर हिलाया। कोई शादी नहीं होगी। मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। बुइलिन ने सिर हिलाया। चलो बढ़िया है। इस मामले में तुम्हारी और मेरी सोच मिलती है, लेकिन साला इस आदमी को खाना बनाना नहीं आता, और मैं इसे हमेशा भूखा भी नहीं रख सकती। एक दिन ऑफिस जाते समय असिस्टेंट अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाई और उसने चेयर वुमन से पूछ ही लिया, मैडम क्या सच में आपकी शादी हो गई है? आज सुबह जब मैं उन्हें लेने आई, तो बुइलिन दरवाजे पर काफी देर हिचकिचा रही थी, जैसे अंदर किसी को देख रही हो। कार में बैठते ही उसने खास तौर पर विला में लंच भेजने का ऑर्डर दिया। क्या सच में हमारी खड़ूस बॉस शादीशुदा है? पर साला उसकी पर्सनल असिस्टेंट होने के नाते मुझे कुछ क्यों नहीं पता। बोइलिन ने अपनी कातिल आंखों से फोन की तरफ देखा और कुछ देर बाद धीरे से हाँ में सिर हिलाया। असिस्टेंट की आंखें फटी की फटी रह गई। मैडम, आपने किस खानदान के लड़के से शादी की? शैन खानदान के। पर बुई और शैन तो जानी दुश्मन है ना। असिस्टेंट को लगा मानो साला उसके सिर पर बिजली गिर गई हो। लेकिन मैडम, क्या शैन खानदान की बड़ी मालकिन को पता है कि उनके छोटे भाई ने आपसे शादी कर ली है, या उन्हें अपने भाई की कोई फिक्र ही नहीं है? विदेश के एक एक्सपेरिमेंट बेस पर सफेद लैब कोट पहने एक जवान औरत शीशे के पार चल रहे एक्सपेरिमेंट को देख रही थी। उसके पीछे कई जूनियर प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहे थे। चेहरे पर मास्क होने के बाद भी उसका रोब और रुतबा साफ झलक रहा था। अचानक उसका फोन बजा। शैन उयेन ने फोन निकाला। ये उनके पुश्तैनी दुश्मन के खानदान से कॉल था। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से बुई लिन की कड़क आवाज आई, मेरी शादी हो गई है। शैन खानदान की बड़ी बेटी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मस्ती मत कर मेरी प्यारी सहेली। अगर तूने शादी की तो मेरे बुढ़े दादाजी फिर से कंपटीशन शुरू कर देंगे और जबरदस्ती मेरी भी बलि चढ़ा देंगे। इन दोनों बुड्ढों की दुश्मनी पुरानी थी, जिसका हर्जाना नई पीढ़ी भुगत रही थी। पुइलिन 2 सेकंड के लिए अपनी कुर्सी पर जम गई और बोली, मैंने तुम्हारे छोटे भाई से शादी की है। दूसरी तरफ 2 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। तूने साला क्या कहा? शैन खानदान की बड़ी मालकिन ने झटके से अपना मास्क उतारा, लैब से बाहर भागी और फोन पर चिल्लाते हुए बोली, बुई लिन, साला मैंने तुझे अपनी बहन माना और तूने मेरे मासूम छोटे भाई पर डोरे डाल दिए। वो तुझसे छोटा है कमीनी। मैं अभी के अभी इंडिया आ रही हूं। अपनी जगह से हिलना मत। इस बीच विला में मैं बिस्तर पर सुन्न बैठा था। कोई इंसान ऐसे हाथ पर हाथ धरे भूख से मरने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे भागने का रास्ता ढूंढना ही होगा। पूरी सुबह विला की खाक छानने के बाद आखिरकार मुझे मेन गेट मिल ही गया। जैसे ही मेरा एक पैर बाहर निकला, तभी सामने से एक गाड़ी आती दिखी। ड्राइवर ने शीशा नीचे करके पूछा, हेलो छोटे भाई,
क्या यही मैडम बुई का महल है? मैंने हाँ में सिर हिलाया और वहां से खिसक गया। फिर 1 घंटे तक पैदल चलने के बाद मुझे एक ढाबा दिखा और मैं सीधे अंदर घुस गया। उधर विला के लिविंग रूम में 56 भोग सजे हुए थे, पर किसी की हिम्मत उसे छूने की नहीं थी। मैडम बुई ने खाना भेजने का हुक्म दिया था, लेकिन नौकरों की फट रही थी कि ऊपर जाकर शेरनी को खाने के लिए बुलाएं। इसलिए सब दुम दबाकर भाग गए और खाना वैसे ही सड़ता रहा। इधर मैं ढाबे पर पेट भरकर खाना खाकर एक जोरदार डकार मारी, टैक्सी पकड़ी और सीधे अपने पुराने घर पहुंच गया। बुड्ढे दादाजी, बाहर निकलो, आज से हमारा दादा पोते का रिश्ता खत्म। दादाजी शयन मजे से लिविंग रूम में चाय सुड़क रहे थे, पर शक्ल दिखने से पहले ही मेरी गर्जना सुनकर उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा और दोनों तुरंत हाथ पकड़कर छिपने भाग गए। सब कहाँ मर गए साले? गायब हो गए। बाहर आओ अभी। मैं लिविंग रूम में घुसा तो सब खाली था। थोड़ी देर इंतजार किया पर कोई नहीं आया। ठीक है, तुमने ही मुझे मजबूर किया है। मैंने दादाजी का सबसे कीमती चीनी मिट्टी का गुलदस्ता दोनों हाथों से उठाया और हवा में लहरा दिया। जैसे ही छोड़ने वाला था, अरे रुको मेरे प्यारे पोते, मैं बाहर आ रहा हूँ। हे आराम से, उसे वापस रख दो बेटा। जो भी बात है बैठकर शांति से सुलझाते हैं। दादाजी की आंखें गुलदस्ते पर टिकी थीं। लेकिन बेटा, तुम यहाँ वापस क्यों आए? मैंने गुलदस्ते को अपनी कांख में दबाया और कहा, अगर वापस नहीं आता तो साला वहां भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ देता। उधर बुई कॉरपोरेशन में बुई लिन सोच रही थी, उस कार्टून ने अब तक खाना खा लिया होगा ना। उसका ये बचकाना बर्ताव उसके बड़े भाई जैसा बिल्कुल नहीं है। उसके भाई शैन तुआन कितना शांत और गंभीर था, जैसे कोई बर्फीली तलवार। सगे भाई होने के बाद भी दोनों जमीन आसमान के दो छोर हैं। मैंने सोचा था कि शैन चेन से शादी करके लाइफ आसान हो जाएगी और घर वालों का किचकिच खत्म होगा। पर साला ये तो इतना शोर मचाता है कि मन करता है इसके मुंह पर डक्ट टेप चिपका दूं। असिस्टेंट ने मैडम का उतरा हुआ चेहरा देखा और पूछा, क्या आप नए प्रोजेक्ट को लेकर परेशान हैं? पुइलिन ने हाथ नीचे किया और धीरे से बोली, फंड्स रिलीज कर दो। जहां बोली लगानी है लगाओ। जो करना है करो। मुझे 6 महीने के अंदर रिजल्ट चाहिए। जी मैडम। दोपहर को बुइलिन काम निपटाकर जल्दी घर लौट आई। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि टेबल पर खाना पूरी तरह ठंडा पड़ा था। साला किसी ने चम्मच तक नहीं छुआ था। उसने भौहें सिकोड़ी और पहली बार चिल्लाकर मेरा पूरा नाम लिया। शैन चैन, कहाँ मर गए? क्या अभी तक सो रहे हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस औरत के दिल में हल्की सी घबराहट हुई कि कहीं साला सच में भूख के मारे टपक तो नहीं गया। बोइलिन तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई और मेरे कमरे का दरवाजा खोला, पर कमरा बिखरा पड़ा था और मेरा कोई नामो निशान नहीं था। इधर मैं अभी अभी नहाकर निकला ही था कि अचानक फोन बजा। कोई अनजान नंबर था। हेलो, कौन बोल रहा है? उस औरत ने कड़क आवाज में पूछा। कहाँ हो तुम? मैंने शक के साथ फोन देखा। क्या तुम बुइलिन हो? रात के 8 बजे बुइलिन सीधे मेरे घर धमक पड़ी। मैं अभी भी पाजामे में था और मेरे बाल भी गीले थे। मैंने बुइलिन को देखकर गुस्से में पूछा, तुम अचानक यहाँ क्यों आ टपकी? चलो वापस विला, कुछ जरूरी बातें करनी है। भले ही मैं अंदर से भीगी बिल्ली हूँ, पर अपने घर में तो साला मेरी कॉलर खड़ी रहेगी। मेरी मॉम ने मेरा हाथ खींचा। शैन एयर लिन लिन से ऐसे कौन बात करता है? वो तुम्हें खास तौर पर लेने आई है। मैंने मुंह फुलाया। ये मुझे क्या खाक लेने आएगी? मुझे फिर से भूखा नहीं मरना। पुइलिन का चेहरा लाल हो गया और उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो, कल वाकई मेरी गलती थी। दादाजी शैन ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए ज्ञान दिया। अरे मियाँ बीवी का रिश्ता तो शुरुआत में ऐसा ही होता है, धीरे धीरे आदत पड़ती है। जब मेरी तुम्हारी दादी से शादी हुई थी तब हम भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। मैंने तुरंत उनकी पोल खोल दी। अरे बस करो दादाजी, छूट की भी हद होती है। उस जमाने में डैड और मॉम ने कोई दादाजी की पीठ पीछे सेंधमारी की थी, तो साला आप दोनों को क्या एडजस्ट करना था? आप दोनों ने शादी से पहले पूरे 3 साल तक इश्क लड़ाया था और आज यहां आकर ज्ञान पेल रहे हो, वो भी इसके सामने। तुम दोनों ने अपने सबसे प्यारे पोते को अपनी उधारी चुकाने के लिए दुश्मनों के हवाले कर दिया। पूरे लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। बुइलिन ने आंखें उठाकर मुझे देखा और मॉम ने मुझे एक और कोहनी मारी, जिसके बाद आखिरकार मेरा शटर बंद हुआ। जब बुइलिन नीचे दादाजी और मॉम से बतिया रही थी, तब डैड मुझे ऊपर ले जाकर ढंग से डांट रहे थे। मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन दादाजी शैन ने आकर पूरे आधे घंटे तक मेरे कान भरे। मैंने कहा, आपने खुद वादा किया है ना, 3 साल में मेरा डिवोर्स करा दोगे। अगर मुकरे
तो दादी को आपके उस छुपे हुए खजाने यानी ब्लैक मनी के बारे में सब बता दूंगा। बुढ़ा फुसफुसाया। ठीक है, पर मेरे बच्चे, तुम अपनी ससुराल खाली हाथ नहीं जा सकते। तुम्हें उस बुई बुढ़े की नाक में दम करके मेरी भड़ास निकालनी होगी। मैंने शक से पूछा, आपको किस बात का गुस्सा है? असली रोना तो बुई दादाजी का होना चाहिए। दादाजी ने सीरियस होकर कहा, अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं 2 साल में ही तुम्हारा पीछा छुड़ा दूंगा। डील पक्की हो गई। रात के सन्नाटे में पूरे घर की विदाई के साथ मुझे फिर से बुई लिन की कार में ठूंस दिया गया। आधे रास्ते में मुझे एक दुकान दिखी तो मेरा मन कुछ स्नैक्स और मैगी लेने का हुआ। मैंने कहा, बुई लिन, मैंने रात से कुछ नहीं खाया। मैं घर पर कुछ बनाने वाला था पर तुम मुझे जबरदस्ती उठा लाई। बोइलिन ने ऐसा नाटक किया मानो साला वो बहरी हो और सीधे एक्सीलेटर दबाकर गाड़ी विला पर रोकी। ये देखकर मैंने भी गुस्सा थूक दिया। विला पहुंचते ही मैं गाड़ी से उतरा और सीधे अंदर गया। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि टेबल पर खाने का अंबार लगा था। तब मुझे समझ आया कि साला मैं गलत सोच रहा था। वो मुझे भूखा नहीं मारना चाहती थी। मैंने दबे छुपे उसे देखा और धीरे से सॉरी बोल दिया। बोइलन को उम्मीद नहीं थी कि यह नमूना माफी मांगेगा। उसका लहजा थोड़ा नरम हुआ। यहां आओ, मैं तुम्हें चूल्हा जलाना सिखाती हूं। मैंने कॉलर खड़ी की। मर्द कभी किचन में कदम नहीं रखता, वरना समाज थूकेगा। तुम्हें नहीं पता क्या? बोइलन मन ही मन सोच रही थी, इस कार्टून ने मेरे इलाके पर कब्जा कर लिया है और मैं इसे निकाल भी नहीं सकती, क्योंकि घर के बुढ़े से पंगा नहीं लेना। उसने आह भरी, जब तक मैं हूं तुम चौड़े होकर जी सकते हो। चलो सीख लो। नहीं सीखना मतलब नहीं सीखना। मैंने सिर हिलाया। बुइलिन, अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। इस बातचीत के बीच मैं डाइनिंग रूम में बैठ चुका था और दोपहर के बासी खाने पर टूट पड़ा। बुइलिन, मुझे सब पता है कि तुम मेरे बड़े भाई से शादी करना चाहती थी। मैं उनका सबसे लाडला भाई हूं, इसलिए मुझसे तमीज से पेश आया करो। अगर तुमने मुझे भूखा रखा तो मैं भाई से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। तभी अचानक जोर से कुछ गिरने की आवाज हुई और साला मेरा शटर तुरंत बंद हो गया। पुइलिन सोच रही थी, मैं इस विला में थोड़ी शांति के लिए आई थी, पर साला यहां तो मेला लग गया है। अब बस दुआ यही है कि शैन तुआन जल्दी वापस आए और अपने इस कबाड़ भाई को यहां से ले जाए। मुझे चुप देखकर बुइलिन ने खाना बनाना जारी रखा। मैंने उस कयामत ढाने वाली औरत की परछाई को देखा। साला एक इतनी बड़ी कड़क सीईओ मेरे लिए खाना बना रही थी। मेरा फर्ज बनता था कि मैं मक्खन लगाऊं, तो मेरी बकबक फिर शुरू हो गई। एक पुरानी कहावत है, जो औरत अच्छा खाना बनाती है उसकी सौतें आधी हो जाती हैं। लेन लेन, तुम टेंशन मत लो। अगर तुम भविष्य में मेरी भाभी बनना चाहती हो तो इस शानदार डिनर के बदले मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। बोइलिन के हाथ वहीं रुक गए और साला मैंने फिर अपना मुंह बंद कर लिया। वो मुड़ी और मेरी तरफ देखकर बोली, तुम्हें ये बकवास किसने बताई कि मैं तुम्हारे भाई से शादी करना चाहती थी? मैंने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रखा। पोइलिन, तुम फिक्र मत करो, मेरे पेट से एक शब्द बाहर नहीं निकलेगा, कसम से। बेबस होकर वो फिर से खाना बनाने लगी। जब सब तैयार हो गया और टेबल पर खाना सजा, तो मेरी भुक्खड़ों जैसी हालत देखकर उसे यकीन हो गया कि मैं सच में भूखा था। साला क्या स्वाद है। बुई लिन, क्या तुम पिछले जन्म में हलवाई थीं? कतई सर। लिनलिन ने मेरी ये बिना तमीज वाली ईटिंग स्टाइल देखी तो उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। खाना खाकर सो जाओ, कल तुम्हें मेरे साथ बुई मैंशन चलना है। मैंने नूडल्स चबाते हुए उसे देखा और मन ही मन अपना खुराफाती दिमाग दौड़ाने लगा। अगले दिन मैं बुई लिन के साथ वेस्ट बैंक वाले बुई मैंशन पहुंचा। ये मेरा वहां का पहला दौरा था। बचपन में जब दादाजी मुझे भूतिया कहानियां सुनाते थे तो उनका विलन हमेशा यही बुई मैंशन होता था। फैमिली राइवलरी के कारण दोनों बुड्ढे एक दूसरे की बेइज्जती का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। हर बार कहानी खत्म होने से पहले दादी दादाजी को एक थप्पड़ रसीद करती थी। बुड्ढे, अभी भी शैन एयर को डरा रहे हो? जाओ बच्चों को सुलाओ। इसके बाद दादाजी की बोलती बंद हो जाती थी। पर साला मेरे दिमाग में एक खौफ बैठ गया था। इसी डर के साथ जैसे ही मैंने बुई मैंशन में कदम रखा, एक बर्फीली हवा का झोंका मुझसे टकराया। मैंने मन ही मन सोचा कि साला बुड्ढे ने झूठ नहीं बोला था। यहाँ सच में बहुत ठंड है। मुझे अपनी ही दुनिया में खोया देखकर बुई लिन मुस्कुराई और फिर कड़क अंदाज में बोली, क्या नौटंकी है? जल्दी पीछे आओ।
मैंने हाँ कहा और दुम दबाकर पीछे हो लिया। लिविंग रूम में घुसते ही बुई दादाजी सबसे ज्यादा खुश होते हुए, शहनर आ गया, आओ आओ, यहाँ बैठो। उन्होंने बड़े चाव से मुझे बिठाया। इस तरह साला मैं अपने जानी दुश्मन की गुफा में दाखिल हो चुका था। मैं बुई दादाजी से पहले भी मिल चुका था। पुराने दिनों में जब वो और मेरे दादाजी लड़ते थे तो दोनों साले एकदम बच्चे बन जाते थे। मेरे बगल में एक सुंदर महिला बैठी थी। मुझे लगा कि ये बुई लिन की मॉम होंगी। बुई दादाजी ने प्यार से पूछा, शैन एयर, पिछले 2 दिनों में तुम्हारी और बुई लिन की पटरी कैसे बैठ रही है? तब जाकर साला मैं होश में आया। सब बढ़िया है दादाजी, बस 3 दिन भूखे रहते हैं और 9 वक्त का खाना गायब रहता है। सुबह खाया तो शाम का अता पता नहीं होता। पुइलिन ने तुरंत मुझे घूरा और मैंने भी टशन में अपनी भौहें उचकाकर पूरे परिवार की तरफ देखा। बुइलिन तुरंत बात संभालते हुए बोली, ऑफिस में काम बहुत है इसलिए ये दादी का ख्याल नहीं रख पा रही थी। तो जैसे ही इन्होंने कहा, मैंने और शैन एयर ने तुरंत यहीं शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। मैंने बुइलिन को देखा और मन ही मन हंसा। कमीनी, बहुत शौक था ना नौकर न रखने का, अब भुगतो। अब तुम्हें तुम्हारे ही मायके में कैद कर दूंगा। पुइलिन ने मेरी उस गधी जैसी शक्ल को देखा और बोली, तो फिर हमारे लिए एक कमरा तैयार करवा दीजिए, आज रात हम यहीं रुकेंगे। ये सुनते ही साला मेरे तो तोते उड़ गए। मैंने तो बुइलिन की लंका लगाने के लिए झूठ बोला था, पर यहां तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। खेल खत्म साला, खुद ही अपना गड्ढा खोद दिया। देर रात पुइलिन बेडरूम के सोफे पर बैठी थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बात के लिए क्यों मान गया। मैं बिस्तर के कोने पर बैठा सामने खड़ी बुइलिन को देख रहा था, जो आधी रात को फोन में घुसी थी। क्या इरादा है? क्या पूरी रात वहीं बैठी रहोगी? बुइलिन ने आंखें उठाई और मुझे देखा तो मैंने तुरंत अपना मुंह फेर लिया। साला आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं थी। वो बोली, आज रात यहां रुकने से तुम्हारी भुक्खड़ वाली नौटंकी तो खत्म हो जाएगी। शर्म के मारे साला मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कमरे में कुछ मिनट तक सन्नाटा रहा। तभी मेरे शातिर दिमाग में एक धांसू आइडिया आया। बुइलिन, चलो यहां से भाग चलते हैं, मुझे दीवार फांदना आता है। अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा। आज रात चुपके से निकलते हैं और सुबह वापस आ जाएंगे। क्या बोलती हो? साला मेरा दिमाग कितना खतरनाक है, एक बार बाहर निकल गए तो दोनों अपने अपने रास्ते। कल सुबह बस टाइम पर गेट के सामने मिल जाएंगे। काम खत्म। बुइलिन ने मुझे देखा और सोचा, आखिर ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का छोटा भाई है, थोड़ा तमीज से पेश आना चाहिए। उसने कहा, तुम जाओ, मैं यहीं इंतजार करूंगी। मैंने चौंक कर उस औरत को देखा। तुम साथ नहीं आ रही? अरे मुझे रास्ता तक नहीं मालूम। ये मैंशन इतना बड़ा है कि बिना गाइड के मैं भूल भुलैया में खो जाऊंगा। अगर ये बात ना होती तो मैं उसे कभी इनवाइट नहीं करता। मैं कोई शरीफ इंसान नहीं था कि भागते वक्त अपनी नई नवेली बीवी को साथ ले जाऊं। मैं तो बस उसका इस्तेमाल करना चाहता था। वोइलिन मेरा ये घटिया प्लान ताड़ गई। उसने एक लंबी सांस ली और खुद को समझाया, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का भाई है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का भाई है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का भाई है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खट खट खट। बड़ी मालकिन, बड़े मालिक आपको याद कर रहे हैं। बुइलिन ने मेरी तरफ देखा जो उत्सुकता से भरा था। उसने पूछा, चलना है? मैं तुरंत खड़ा हो गया। क्या मैं चल सकता हूं? अगले ही पल वो कमीनी हंसी हंसी और बोली, बिल्कुल नहीं। मेरी शक्ल का दीवाला निकलते देख बुइलिन मजे से कमरे से बाहर निकल गई। नौकर ने मालकिन के चेहरे पर मुस्कान देखी तो सोचा, लगता है मैडम और नए दामाद जी के बीच खिचड़ी अच्छी पक रही है। दादाजी बुई के स्टडी रूम में घुसते ही बुइलिन का चेहरा फिर से खड़ूस हो गया। क्या बात है दादाजी? क्या तुम जानबूझकर शैन एयर को परेशान कर रही हो? दादाजी को लगा कि पोती शादी से नाखुश है और लड़के को तड़पा रही है। जब आपने जबरदस्ती मेरी शादी कराई है तो उसे झेलने के लिए भी तैयार रहिए। विला में मैं उसके लिए कोई नौकर नहीं रखूंगी। अगर वो भूखा मरता है तो मरने दो। जब पानी सिर से ऊपर चला जाएगा तो वो खुद दुम दबाकर भाग जाएगा। दादाजी ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। बुइलिन, शैन एयर तुम्हारा पति है। बुइलिन बिना डरे बोली, शादी के लिए भी तो आपने ही मजबूर किया था। वो जाने के लिए मुड़ी, पर दादाजी ने उसे फिर टोक दिया। दोनों के बीच 10 मिनट तक बहस चली। बुइलिन ने अपना काम निकलवा लिया और दादाजी से एक वादा भी ले लिया। 2 साल की मोहलत है। अगर तब तक तुम्हारे और शैन एयर के बीच कुछ नहीं बदला तो तुम दोनों डिवोर्स ले सकते हो, लेकिन इन 2 सालों में तुम्हें घर आना होगा। बाहर रात गुजारने की इजाजत नहीं है और न ही किसी और के साथ
चक्कर चलाकर दोनों खानदानों की नाक कटवानी है। बुइलिन ने घृणा से अपने होंठ सिकोड़े और कहा, तो फिर बची हुई आधी सीक्रेट फाइल्स मुझे जल्दी सौंप दीजिए। वो अपने कमरे के पास लौटी और दरवाजा खोला तो अंदर साला सन्नाटा था। शैन चेन कहाँ गायब हो गया? कहीं वो सच में दीवार फांदकर 9-2-11 तो नहीं हो गया? आधे घंटे बाद मैं भीगी बिल्ली बनकर वापस लौटा। बोइलिन को शायद पहले से पता था। वो मजे से सोफे पर बैठकर फाइल्स पलट रही थी। दीवार लांघने का प्लान फ्लॉप हो गया। मैं थके हुए पोज में बिस्तर पर ठह गया। बोइलिन को देखकर मैंने दुखी मन से कहा, क्या तुम्हारे घर में कोई खजाना छुपा है? साले गार्ड्स 24 घंटे पहरा क्यों दे रहे हैं? चलो गार्ड्स को छोड़ो, पर दीवार के ऊपर इलेक्ट्रिक फेंसिंग क्यों लगा रखी है? वो चोरों को रोकने के लिए है या मुझे? पोइलिन ने फाइल्स बंद की और ठंडे दिमाग से बोली, दोनों के लिए। वो खड़ी हुई और धूल से सने मेरे हुलिये को देखा। समझ गई कि ये नमूना सच में भागने की फिराक में था। जल्दी सो जाओ, मैं स्टडी रूम जा रही हूँ। स्टडी रूम में बुई लिन ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखी और उसकी भौहें तन गईं। आखिर ये शैन तुआन कहाँ गायब हो गया? वो जिंदा भी है या मर गया? अगले दिन जब मैं जागा और बिस्तर का दूसरा हिस्सा खाली देखा तो साला मेरी जान में जान आई। पर सोचो तो बात सही भी थी। जब बुई लिन किसी और को पसंद करती है तो वो आधी रात को मेरे पास क्यों आएगी? कमरे से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि बुई दादी सुबह सुबह पौधों को पानी दे रही थी। मैं पास गया। दादी, लाइए पानी, मैं डाल देता हूँ। अपने दामाद को देखकर दादी की मुस्कान और बढ़ गई। उन्होंने वाटर केन मुझे थमा दी और मैंने साला बाल्टी की तरह पूरा पानी एक ही बार में उड़ेल दिया। शैनर, रुको, वो पौधा तुम्हारे दादाजी अफ्रीका से लाए थे। दादी, क्या हुआ? अरे आपने क्या कहा? मैंने तो पूरा पानी डाल दिया। वही दादाजी अपने उस ड्रैगन कैक्टस को जान से ज्यादा चाहते थे। दिन रात उसकी सेवा करते थे। दादी ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये वो कैक्टस है जिसे तुम्हारे दादाजी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसे पानी की कम जरूरत होती है, पर तुमने तो साला इसे डुबो ही दिया। जब मुझे पता चला कि मैंने बुड्ढे का सबसे प्यारा पौधा स्वाहा कर दिया है, तो मुझे बहुत पछतावा हुआ और मैं खुद माफी मांगने दादाजी के पास भागा। पर सुनते ही बुई दादाजी तो खुशी से झूम उठे। साला ये क्या माजरा था? उनके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, बल्कि वो तो जैसे इसी का इंतजार कर रहे थे। मैंने खुद को कोसते हुए कहा, आई एम सॉरी दादाजी, मुझसे अनजाने में गलती हो गई। मुझे दुखी देखकर पूरा परिवार मुझे दिलासा देने लगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, वो तो बस दिखावे का पौधा था। अगर मर गया तो कोई नहीं, हम दादी के फूल देख लेंगे। हाँ शैनेर, तुम दादी के पौधों में पानी डाल दिया करो। उनके इस भले बर्ताव से मुझे और शर्म आने लगी। तभी बुईलिन सीढ़ियों से नीचे आई और जब उसने सुना कि उसके पति ने दादाजी के प्यारे कैक्टस की बलि चढ़ा दी है, तो उसकी हंसी छूट गई। वो नीचे आ ही रही थी कि लिविंग रूम से मेरी जोरदार आवाज गूंजी, दादाजी, वो जो मैंने 3 दिन भूखे रहने और 9 वक्त का खाना गायब होने की बात कही थी, वो साला सब झूठ था। बुईलिन ने मुझे जानबूझकर भूखा नहीं रखा। बुई दादाजी बोले, शैन एयर, उसकी तरफदारी मत करो। उसने गलती की है तो उसे सबक मिलना चाहिए। उनकी ये बात बुई लिन के कानों में पड़ी और वो रुक गई। साला ये आदमी मेरी साइड ले रहा है। अरे ऐसा नहीं है दादाजी। बुईलिन को नहीं पता था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। ऊपर से नई नई शादी हुई है, तो उसे याद नहीं रहा कि घर पर एक और पेट पल रहा है। कल रात जब वो आई तो उसने मेरे लिए नूडल्स बनाए जो बहुत लाजवाब थे। अगले दिन उसने मेरे लिए शानदार लंच ऑर्डर किया और शाम को खुद किचन में जाकर कड़क खाना बनाया। अगर वो मुझे भूखा मारना चाहती तो साला आज मेरे में यहाँ खड़े होकर बकवास करने की हिम्मत नहीं होती। दादाजी, मेरी कल की बात का बुरा मत मानिए, वो सब मैंने जानबूझकर बकवास की थी। पीछे छिपकर सुन रही बुईलिन के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। चलो साला, कम से कम ये कार्टून थोड़ा समझदार तो निकला। बुई दादाजी ने कल की बात सोची और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी पोती को गलत समझा। पर इस कमीनी पोती ने सफाई में एक शब्द तक नहीं कहा और सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया। ये साला किसी को भी गुस्से से पागल करने के लिए काफी था। बुई दादाजी को सोच में डूबा देखकर मैंने झिझकते हुए कहा, दादाजी, तो क्या आज हम यहां से निकल सकते हैं? तभी बुई लिन कोने से बाहर आई और सीधे ऐलान किया, ब्रेकफास्ट के बाद हम तुरंत निकल रहे हैं। दादाजी ने मुंह बनाया। कहाँ जा रहे हो? बुई लिन ने मेरी तरफ देखा और बोली, इसके घर।
पुई मैंशन छोड़कर हम दोनों सीधे अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। घर पहुंचते ही मैं चिल्लाया, दादी, दादाजी, मॉम, डैड, मैं वापस आ गया। दादाजी शैन ने जब सुना कि उनके पोते ने बुई बुड्ढे के जान से प्यारे कैक्टस का काम तमाम कर दिया है, तो वो खुशी से उछल पड़े। ओह, मेरे शेर पोते! मुझे पता था, बुई खानदान को तबाह करने का जो मिशन मैंने तुम्हें दिया था, तुमने उसमें झंडे गाड़ दिए। मैंने रोते हुए कहा, पर दादाजी, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं। बुइलिन ने इस दादा पोते की जोड़ी को देखा, जो साले उसके सामने ही उसके दादाजी के खिलाफ साजिश रच रहे थे, पर उसे गुस्सा नहीं आया। उसने मेरी रोनी शक्ल देखी और आइडिया दिया, तुम उनके लिए एक नया पौधा खरीद कर गिफ्ट कर सकते हो। मेरे दिमाग की बत्ती जली। हाँ, ये सही है, मैं नया पौधा देकर हरजाना भर दूंगा। उधर बुई बुड्ढा अपने कैक्टस को देख रहा था और दुआ कर रहा था कि साला ये जल्दी सूख जाए। वो सोच रहे थे, मुझे पौधों का कोई शौक नहीं है। मेरी पत्नी को गार्डनिंग पसंद है, इसलिए वो मुझे ताना मारती रहती थी। तो मैंने अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए विदेश से मोटा पैसा खर्च करके ये कैक्टस मंगाया था, ताकि उसे लगे मुझे भी शौक है। पर सच तो ये है कि मैं इसे कब से फेंकना चाहता था। आज मेरे दामाद ने मुझे इस मुसीबत से आजाद कर दिया। साला सड़ता है तो सड़ने दो। बहुत बढ़िया हुआ। शाम को बुई दादाजी ने टेबल पर रखा वो गिफ्ट देखा, एक नया नवेला कैक्टस का गमला। वो उसे देखकर सन्न रह गए। उस पर लिखा था, दिल से माफी। दादी को लगा कि लड़का बहुत संस्कारी है, डैड को भी लगा कि लड़का समझदार है, जबकि सिर्फ बुईलिन खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। दादी ने दादाजी को कोहनी मारी, अरे बच्चों की तारीफ तो करो बुड्ढे, इसे संभालो। देखो, शैन एयर और लिन लिन खास तुम्हारे लिए लाए हैं। पर बुई दादाजी के तो तोते उड़ चुके थे। उन्होंने घूरकर अपनी पोती को देखा। ये पक्का इसी कमीनी की चाल थी। पूरे घर में सिर्फ इसी को पता था कि मुझे पौधों से नफरत है। उस साल भी इसी ने मुझे कैक्टस खरीदने का आइडिया दिया था और अब शरीफ बनने का नाटक कर रही है। शैन एयर से जबरदस्ती नया कैक्टस मंगवाना इसी का गेम प्लान था। बुईलिन बिना डरे अपने दादाजी को देखती रही। उसकी आंखों में कोई इनकार नहीं था। आखिरकार दादाजी को वो नया गमला स्वीकार करना पड़ा। यानी साला अब उसे फिर से शुरू से पालना था। और मजे की बात देखो, कुछ दिनों बाद वो पुराना पौधा जिसे मैंने पानी में डुबोया था, वो मरा नहीं बल्कि और हरा भरा हो गया। इस तरह बुई दादाजी के पास पहले एक मुसीबत थी, अब साला दो दो गमलों की आफत आ गई थी। उस दिन बुई लिन का फोन बजा। उसने नंबर देखा और तुरंत कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक लड़के की घबराई हुई आवाज आई। लिन लिन, तुम्हारी मॉम बेहोश हो गई हैं, वो मेडिकल रूम में है। मेरी मॉम को क्या हुआ? बुई लिन झटके से उठी, कार की चाबी उठाई और बाहर भागी। हाई थान यूनिवर्सिटी के गेट पर जियोंग दिएप फार्म इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में बुई लिन की कार गेट पर रुकी। अंदर आओ। जियोंग दिएप फार्म पैसेंजर सीट पर बैठ गया और तुरंत शीशा नीचे कर दिया ताकि बाहर के लोग देख सके। उसने खुद को थोड़ा शरीफ और दुखी दिखाने का नाटक किया। ग्रेजुएशन का सीजन है और डीन मैक बहुत बिजी थी। हमारा एक्सपेरिमेंट काफी समय से अटका था। आज सब तैयार था तो हम लैब गए। असल में ये काम मुझे करना था, पर डीन मैक ने मुझे फाइल्स लाने भेज दिया। मुझे साला अंदाजा नहीं था कि वो लैब में बेहोश हो जाएंगी। बोइलिन की मॉम यूनिवर्सिटी में डीन थी और जोंग दिएप फार्म उनका स्टूडेंट था, जो पास होने के बाद भी उनके साथ लैब में चिपका हुआ था। मेडिकल रूम पहुंचने पर डीन के पास कोई नहीं था, पर उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। लिन लिन, तुम यहाँ क्यों आई? मॉम ने ऑक्सीजन मास्क के पीछे से देखा और पीछे खड़े जोंग दिएप फार्म को घूरा। दिएप फार्म, क्या तुमने लिन लिन को फोन किया था? आंटी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने खुद ही फोन कर दिया। बोयलिन पास की कुर्सी पर बैठी और बोली, मॉम, आप बेहोश कैसे हुई? कुछ नहीं बेटा, लैब के सेफ्टी गियर्स खत्म हो गए थे और गलती से मैंने कुछ जहरीला केमिकल सूंघ लिया। बस हल्का सा पॉइजनिंग है। बोयलिन डॉक्टर से मिलने गई। टेप फार्म पीछे पीछे आया। लिन लिन, हमें आंटी को बड़े हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। बेहोश होना कोई छोटी बात नहीं है। दोपहर तक मॉम की हालत सुधरी तो बुइलिन उन्हें लेकर बड़े हॉस्पिटल गई और रात को डिस्चार्ज कराया। बुइलिन दिएप फार्म को उसके घर छोड़ने गई, जहां उसके डैड ने बुइलिन को अंदर आने की मनुहार की। दिएप फार्म भी उम्मीद से देख रहा था। नहीं अंकल,
आज के लिए शुक्रिया, फिर कभी चाय पर मिलेंगे, मैं चलती हूँ। टेप फार्म और जोर देने वाला था कि तभी कार का शीशा ऊपर हो गया। आज बहुत देर हो गई है, फिर कभी आएंगे। देव फार्म ने अपने डैड को पीछे खींचा। डैड, आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें घर जाने दीजिए। बुईलिन गाड़ी लेकर सीधे बुई मैंशन की तरफ निकल गई। मॉम पीछे बैठी सिर पकड़कर बोली, तुम दिन भर बाहर रही, शैनर ने कुछ खाया भी या नहीं? उसके हाथ पैर सलामत हैं, खुद देख लेगा। बुईलिन ने बेरुखी से कहा। मॉम ने अपनी बेटी को देखा। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, इस डीएफ फार्म से दूरी बनाकर रखना। बुईलिन ने चिढ़कर हाँ में सिर हिलाया। मुझे याद है, रात के 10 बजे बुईलिन विला वापस लौटी। मैं फ्रिज के पास खड़ा पानी गटक रहा था। आज इतनी देर कहाँ लगा दी कमीनी? पुईलिन ने मुझे भाव तक नहीं दिया। सैंडल उतारी और ऊपर जाने लगी। मैं भी उसके पीछे लपका। आज किसी मर्द से मिलकर आ रही हो क्या? पुईलिन रुकी और मुझे देखा। मैं उसके करीब गया और उसे सूंघने लगा। उस नखरेबाज औरत ने मेरी इस हरकत का विरोध तक नहीं किया। मैंने 2 बार और गहरी सांस खींची। पक्का किसी मर्द से मिलकर आ रही हो। तुम्हारे बदन से पाइन वुड की खुशबू आ रही है। मेरे भाई से भी ऐसी ही खुशबू आती है। पर भाई तो देश में नहीं है। तो क्या बुइलिन किसी और आशिक से मिल रही है? हाँ, तो क्या कर लोगे? बुइलिन ने झल्लाकर कहा और ऊपर चढ़ने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे दूसरी मंजिल तक पहुंच गया। और जब वो तीसरी मंजिल पर जाने लगी तो देखा मैं भी पीछे खड़ा हूं। उसने मुड़कर मुझे घूरा। मैं एकदम उल्लू की तरह खड़ा था। उसने मेरे खुले हुए बेडरूम के दरवाजे की तरफ इशारा किया तो साला मैंने भी उधर देखा। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि मेरा कमरा यहीं है। बुइलिन गुस्से में अपना सिर पीटते हुए सीधे तीसरी मंजिल पर अपने कमरे में चली गई। मैं बिस्तर पर लेटा और सीधे अपने बुढ़े दादाजी को फोन खटखटाया। दादाजी, मेरे कॉलेज के एडमिशन का क्या हुआ? पहले ही बता रहा हूं, अगर मेरा एडमिशन यहाँ की यूनिवर्सिटी में नहीं कराया तो मैं सीधे बुई दादाजी के पास जाऊंगा और आपकी सारी पोल खोल दूंगा ताकि वो पूरे शहर में आपका मजाक उड़ाए। अरे मेरे शेर पोते, उतावले मत हो। विदेश की कागजी कार्रवाई में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने मजाक में कहा। साफ बात है, सिर्फ 2 महीने बचे हैं। काम हो जाना चाहिए, वरना दादी को आपके उस सीक्रेट लॉकर के बारे में सब बता दूंगा जहां आप पैसे छुपाते हो। पास खड़ी दादी ने यह सुन लिया और तुरंत दादाजी का कान मरोड़ दिया। अच्छा साले बुड्ढे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पीछे ब्लैक मनी छुपा रहे हो? साला सुनते ही मेरी फट गई कि मैंने फिर से रायता फैला दिया। बुढ़ा चिल्लाया, भाग्यवान, मेरी बात सुनो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस पोते को डरा रहा था। कसम से मैंने कोई पैसा नहीं छुपाया। मैंने डर के मारे तुरंत फोन काट दिया। बाद में बुढ़े ने कई बार बैक कॉल किया पर साला मेरी हिम्मत नहीं हुई उठाने की। अगले दिन चोंगदिए फार्म फिर से पुई मैंशन आ धमका। लिन लिन कहाँ है आंटी? मॉम अच्छे से जानती थी कि इस साले के इरादे नेक नहीं है। देव फार्म एक बड़े रईस का बेटा था, इसलिए वो पहले उसे मना नहीं कर पाई थी और अपना स्टूडेंट बना लिया था। पहले तो वो चुप रही, पर अब लिन लिन की शादी हो चुकी थी और ये ड्रामा खानदान की नाक कटवा सकता था। तो मॉम ने सीधे बेटी को फोन मिलाया। लिन लिन, आज दोपहर को शैन एयर के साथ घर लंच पर आओ, यहाँ एक मेहमान आया है। इसी बीच मैं बुई लिन की कार से उतरा। मैंने देखा कि वो मेरा लाया हुआ कैक्टस मजे से वहां सजा था। तो मैं खुश होकर बुई लिन को खींचते हुए आगे बढ़ा। कार की आवाज सुनते ही अंदर बैठा दिएप फार्म अपनी लार टपकाने लगा। तभी उसे बाहर से एक लड़के की आवाज आई। बुई लिन, देखो बुई दादाजी कितने चाव से गार्डनिंग करते हैं, क्यों ना हम उनके लिए एक और गमला खरीद लें? अंदर दादाजी की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। साला फिर से नहीं। बाहर यार्ड में बुई लिन ने मेरा हाथ पकड़ा। एक गमला काफी है, ज्यादा लाओगे तो बुढ़ा संभाल नहीं पाएगा। अंदर दादाजी ने चैन की सांस ली कि पोती में थोड़ी इंसानियत बची है। मैंने पूछा, पर वो तो बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। अंदर बैठी दादी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। बेटा, अब और कबाड़ मत लाना, प्लीज मत लाना। जैसे ही हम अंदर गए, मैंने एक अनजान आदमी को वहां बुत बने खड़े देखा। साला ये कौन है? मैंने बगल में खड़ी बुई लिन को देखा कि वो इसका इंट्रोडक्शन कराए। टीए फार्म तुरंत खड़ा हुआ और मुझे बुई लिन के साथ देखकर बोला, लिन लिन, तुम आ गई। और ये महाशय कौन है? उसकी अकड़ देखकर ऐसा लग रहा था मानो साला वही इस घर का जमाई हो और मैं कोई आवारा मेहमान। मुझे तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था, पर दादी और मॉम को बहुत मिर्ची लगी। दादी तपाक से खड़ी हुई।
शहनर बेटा आ गए, यहाँ आओ दादी के पास। क्या तुम और लिन लिन फिर से दादाजी के लिए पौधा लाने की सोच रहे हो? तुम दोनों नई नवेली जोड़ी बस अपनी लाइफ एंजॉय करो। हम बुड्ढों के लिए गिफ्ट्स लाने की कोई जरूरत नहीं है। दादी के ये शब्द दिएब फार्म के सिर पर साला परमाणु बम की तरह गिरे। वो एकदम सुन्न पड़ गया। चेहरे का रंग उड़ गया और शक्ल पर 12 बज गए। बुइलिन की शादी हो गई। उसने मेरी बत्ती सी चमकाती हुई शक्ल देखी। क्या इस अहरे गहरे नत्थु खैरे से शादी कर ली? क्यों? कब? साला ये है कौन? मुझे साला भनक तक नहीं थी कि ये मुझे अपना सौतन मान चुका है। मैं मजे से दादी के बगल में बैठ गया और सिर हिलाकर बोला, हाँ दादी, बुई दादाजी तो बहुत उस्ताद हैं, पर ये बुई लिन बहुत कंजूस है, मुझे गिफ्ट तक नहीं खरीदने देती। दादी जो हमेशा गंभीर रहती थी, वो आज खिलखिलाकर हंस पड़ी। बुई बुड्ढे, सुना तुमने? हमारे दामाद जी कह रहे हैं कि लिन लिन नालायक है। मॉम ने भी हंसते हुए बुई लिन को डांटा। अब तो तुम्हारे पति ने भी बोल दिया, अब सुधर जाओ। पुइलिन बस सोफे पर बैठकर मुस्कुराती रही। मॉम मेरी तरफ मुड़ी। हाँ शहनर, ये डीएफ फार्म है, मेरी क्लास का होनहार स्टूडेंट। फिर उन्होंने डीएफ फार्म से मेरा परिचय कराया। डीएफ फार्म, ये शैन चेन है, लिन लिन का पति। मैंने शरीफों की तरह हाथ बढ़ाया। हेलो भाई। पर साला वो देव फार्म तो जैसे कोमा में चला गया था। उसने मेरा हाथ तक नहीं छुआ। होश में आते ही वो हड़बड़ाकर बोले, आंटी, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। मॉम ने पूछा, अरे लंच तो करके जाओ। देव फार्म ने बुई लिन की तरफ मजनू जैसी आशिकाना नजरों से देखा, पर बुई लिन ने साला भाव तक नहीं दिया। वो मुंह लटकाकर बाहर निकल गया। मैंने मुंह सिकोड़ा। साला अगर इसमें थोड़ी भी हिम्मत होती तो शायद कुछ बात बनती, पर ऐसे भीगी बिल्ली बनकर भागने की क्या जरूरत थी? ऊपर से साला मुझसे दुश्मनी मोल ले ली, जबकि मैं तो बिल्कुल बेकसूर हूं यार। ऐसा लगा जैसे पूरा परिवार मुझे ही ताक रहा है। बुइलिन ने ऐसा नाटक किया मानो मैं उसका परम प्यारा पति हूं। मॉम ने बात खत्म की और सबको खाने के लिए बुलाया। खाते खाते मुझे पता चला कि साला कल सासू माँ बेहोश हो गई थी। मैंने पूछा, मॉम, आप कल बेहोश हो गई थी? बेटा मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो। नहीं नहीं, ब्लड टेस्ट और बोन मैरो चेकअप कराना जरूरी है। आप रुकिए, मैं अपनी मॉम को फोन करके वीआईपी अपॉइंटमेंट बुक कराता हूँ। अरे बेटा मैं ठीक हूँ, कल ही चेकअप हुआ था। पर मुझे साला तसल्ली नहीं हुई। मैंने अपनी मॉम को फोन घुमाया और दोपहर को सासू माँ को लेकर सीधे अपनी मॉम के हॉस्पिटल पहुंच गया। इधर दिए फार्म रोता हुआ घर लौटा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बुई लिन ने अचानक शादी क्यों कर ली। बुई और शैन तो जानी दुश्मन थे, फिर ये पॉलिटिकल मैरिज कैसे हो गई? जिस दुश्मनी में दशकों से खून बह रहा था, वो साला एक झटके में रिश्तेदारी में कैसे बदल गई? विला वापस जाते समय मैंने अचानक चुप्पी तोड़ी। कल तुम्हारे बदन से जो खुशबू आ रही थी, वो उसी डेप फार्म साले की थी ना? मैंने सूंघ कर पकड़ लिया था। तभी साला आज वो तुम्हें पागलों की तरह घूर रहा था। पुइलिन ने मुझे आंखें दिखाई। कल जब मॉम लैब में बेहोश हुई तो उसी ने मुझे इन्फॉर्म किया था। हाँ हाँ, बहाने मत बनाओ। उसकी आंखें तुम्हारे ऊपर ही टिकी थी। साफ कहो ना कि वो तुम्हारा दीवाना है। कोई भी देखेगा तो साला गलत ही समझेगा। मुंह बंद रखो अपना। मैं गुस्से में कार की सीट पर पीछे हो गया। साला छाती में अजीब सी जलन हो रही थी। जितना सोच रहा था उतना ही दिमाग खराब हो रहा था। ऐसे नहीं चलेगा। मुझे अपने बंदों से इस टेप फार्म की पूरी कुंडली निकलवानी होगी। अगले दिन मैंने अपना फोन उठाया और अपने एक लंगोटिया यार को कॉल घुमाया, जिससे सालों से बात नहीं हुई थी। दुओं खानदान का बड़ा चश्मा चिराग अभी भी बिस्तर पर लात मार रहा था। उसने बिना नंबर देखे फोन उठाया। हेलो, इंश्योरेंस बेचना है या गाड़ी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अगर ऑनलाइन स्कैम वाले हो तो साला थोड़ा टाइम पास कर सकता हूँ। देव दुओंग, मैं हूं साले। वो नींद में था, पर आवाज सुनते ही कंबल फेंक कर उठ खड़ा हुआ। शैन एयर, तू इंडिया वापस आ गया? हाँ साले, 1 महीना हो गया। थोड़ी देर में वो रईस ज्यादा देवतुओंग मेरे सामने सज धज कर खड़ा था। उसने मेरे सामने बैठकर मेरी आइस्ड कॉफी उठाई और चुस्की मारते हुए बोला, हाँ बॉस, क्या हुक्म है? मैंने कॉफी उसके हाथ से झपट ली। उसने पूछा, तू वापस क्यों आया? हमारी 10 साल पुरानी दोस्ती थी। जब मुझे जबरदस्ती विदेश भेजा गया था तो सबसे ज्यादा हंगामा इसी ने काटा था। ये भी मेरे साथ विदेश जाना चाहता था, पर मैंने डांट कर इसका भूत भगाया था। दिएब दुओंग, साले तू गधा है क्या? तू टॉफेल का एग्जाम 20 बार फेल हो चुका है। अब और मत हग।
ये सुनकर दिएप दुओंग चिढ़ गया था। भाड़ में जाए पढ़ाई, बाल झड़ने लगे थे मेरे, और तू मुझे गधा बोल रहा है। खैर, वो इंडिया में ही रहकर कॉलेज करने लगा और मुझे साले घर वालों ने चूना लगाकर अकेले विदेश भेज दिया था। फिर भी जैसे ही मैं वहां पहुंचा, ये साला तुरंत फ्लाइट पकड़कर मुझे सेटल कराने आ गया था। जब मैं सेट हो गया, तब वो वापस आया। मैंने कहा, एक मदद चाहिए। मदद की ऐसी की तैसी, कहीं ये बुइलिन से जुड़ा मामला तो नहीं है? उसने ऐसे देखा मानो साला मैंने कोई झोंक मार दिया हो। बुइलिन के मामले में तू मुझसे मदद मांग रहा है? बाप रे, तूने मुझे कुछ ज्यादा ही बड़ा तोप समझ लिया। बेटा, अब अपना तरीका बदलो। मुझे शैन खानदान का लड़का नहीं, बल्कि बुई खानदान का दामाद कहो। चल बे साले, बुई का दामाद मैं हूं, तेरी इतनी औकात कहाँ? मैंने अपने उछलते हुए दोस्त को देखा। तूने अभी पूछा ना कि मैं इंडिया क्यों आया? पहले कॉफी पी और शांत हो जा। मैंने कॉफी आगे बढ़ाई। क्यों आया? अब ध्यान से सुन। उसने अभी कॉफी मुंह में ली ही थी कि मैंने बम फोड़ा। मैं यहां शादी करने आया हूं। सुनते ही साले ने पूरी कॉफी जमीन पर थूक दी। मैंने कहा, अभी झटका पूरा नहीं हुआ। गैस कर लड़की कौन है? उसने मुझे बिल्कुल कोरे कागज जैसी शक्ल से देखा। मैंने उसके कान के पास जाकर फुसफुसाया, बुई लिन। अबे साले, झूठ मत बोल। बुई लिन पूरे शहर की क्वीन है, लाखों लौंडों की क्रश है वो। ऊपर से तुम्हारा खानदान उसका जानी दुश्मन है। बुई वाले उसकी शादी पूरी दुनिया से करा देंगे, पर तुझसे कभी नहीं करेंगे। मुझे पता था साले, तू यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट साथ लाया हूं। मैंने वो लाल किताब उसकी तरफ फेंकी। उसने पूछा, अरे ये दिल्ली के चोर बाजार से कितने में छपवाया? मैंने तुरंत फोन निकाला और लाउड स्पीकर पर डाल दिया। बोइलिन मीटिंग की तैयारी कर रही थी कि मेरा कॉल गया। उसने जूनियर को बाहर भेजा और बोली, हेलो, क्या आपका नाम बुइलिन है मैडम? मैंने चुटकी लेते हुए कहा। वो झल्लाकर बोली, शैन चेन। अब कौन सा नया रायता फैलाना है? अरे कुछ नहीं, हेलो वाइफ और बाय बाय। मैंने झटके से फोन काट दिया। मैंने अपने बुद्ध बने दोस्त को देखा। अब आया यकीन साले। उसने मशीन की तरह सिर हिलाया। गुरु मान गए यार, वो इंटरनेशनल स्टार बुइलिन तुम्हारी बीवी है। तो फिर अब काम शुरू करें? हम दोनों करीब आए और मैंने उसके कान में देप फार्म की कुंडली निकालने को कहा। वो चौंक कर बोला, अभी शादी हुई नहीं कि साले तू उसकी जासूसी कराने लगा? उस दोपहर जब मैं विला लौटा, पुइलिन सोफे पर बैठी मेरा ही इंतजार कर रही थी। सुबह उस फोन कॉल का क्या नाटक था? अरे कुछ नहीं, नंबर सेव नहीं था तो बस चेक कर रहा था कि तुम ही हो या कोई और। मेरी आवाज सुनने के बाद भी तसल्ली नहीं हुई। जो जबरदस्ती वाइफ बोलना जरूरी था। क्या आज किसी ने तुम्हारी कुटाई की जो मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे थे? कमरे में जाकर मैंने पानी पिया। क्या मैं तुम्हें ऐसा लल्लू दिखता हूं जिसे कोई भी कूट दे? बुइलिन ने घूर कर कहा, हाँ। मैंने मुंह बनाया और पुरानी आदत के मुताबिक उसके पीछे जाकर उसे हल्का सा सूंघा, ताकि पता चले कि साला उस दिएब फार्म की खुशबू अभी भी है या नहीं। फिर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। रात को जब पेट में चूहे कूदने लगे, तो मैं खाने की तलाश में बाहर आया। देखा कि बुइलिन ने अभी तक चूल्हा नहीं जलाया, तो मैं वापस चला गया। आधे घंटे बाद फिर बाहर आया, पर रसोई ठंडी पड़ी थी। तीसरी बार बाहर आकर मैंने कहा, बुइलिन, खाना बनाओ यार, भूख से जान निकल रही है। हुईलिन ने बिना सिर उठाए कहा, पहले साफ साफ बताओ कि सुबह उस कॉल का क्या चक्कर था, तभी खाना मिलेगा। बड़ी ढीठ हो यार। मैंने बड़बड़ाते हुए फ्रिज खोला, एक कुकुम्बर निकाला और चबाते हुए चला गया। आधे घंटे बाद मैं सोफे पर बैठ गया। अन्नपूर्णा देवी के सामने सरेंडर करते हुए मैंने कहा, अरे मैं अपने दोस्त से मिला था और उसके सामने शेखी बघार रहा था कि मेरी शादी तुमसे हुई है। उसे यकीन नहीं हुआ, तो मैंने बस प्रूफ देने के लिए फोन लगा दिया था। उसने कहा, शेख ही बघार रहे थे और मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। मैंने तुमसे शादी की है। क्या तुम्हें इसमें बहुत मजा आ रहा है? अगर मजा नहीं आ रहा तो साला हवाबाजी किस बात की कर रहा हूं? मैंने पहले ही साफ किया था, पर तुमने यकीन नहीं किया। अब सीधे ये बताओ कि खाना बना रही हो या नहीं। अगर नहीं बनाया तो मैं दादाजी को सब बता दूंगा कि तुम मुझे यहाँ भूखा मार रही हो। आज दोपहर को दुओंग कॉरपोरेशन के यंग मास्टर डीएप दुओंग ने हर ग्रुप में मेरी पूरी कुंडली खंगाल डाली, वो भी साला मेरे लव अफेयर्स की अफवाहें ढूंढने के लिए। बुइलिन ने मेरी तरफ देखा।
और साला मेरी थोड़ी फट रही थी। उसने कहा, मैंने सुना है कि ये यंग मास्टर दुओंग और मेरे पति पिछले 10 सालों से पक्के लंगोटिया यार हैं। सुनते ही मेरी बोलती बंद हो गई। आज की रात साला ये सन्नाटा ही हमारा सहारा था। ये खामोशी ही मेरी आखिरी अकड़ थी। मुझे टमाटर और अंडे वाले नूडल्स खाने थे। क्या आज रात हमें सिर्फ ये आलू ही चबाने पड़ेंगे? मैंने मुंह फुलाया, तो फिर तुम खुद ही बना लो। क्या तुम अभी भी इस इंतजार में हो कि मैं हाथ लगाऊं और आपका ये आलीशान किचन धमाके से उड़ जाए? भले ही उसने कहा था कि हम सिर्फ आलू खाएंगे, पर मेरे सामने कटे हुए, छिले हुए और कद्दूकस किए हुए आलूओं का ढेर लगा था। यहां तक कि साला इतने बड़े बड़े आलू के टुकड़े भी थे। लिन, तुम्हें डर नहीं लगता कि ये आलू का पूरा खानदान तुमसे बदला लेने आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। सच तो ये था कि वो बहुत कम किचन में जाती थी। अगर जाती भी थी, तो सिर्फ अकेले खाती थी। एकदम टाइम पर, लिमिट में और बहुत ही तमीज के साथ। उसने शायद ही कभी किसी दूसरे इंसान के साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाया हो। टेबल पर आलूओं की ये बारात देखकर उसे लगा कि मैं बोर हो जाऊंगा। पर साला मैंने कटोरा उठाया, चॉपस्टिक्स पकड़ी और भूखे भेड़िए की तरह ठूंसने लगा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इस आलू कांड का इतनी खुशी से सपोर्ट करूंगा। मैंने इस डिश को चखा। इसका खट्टापन सच में कड़क है। और ये वाली डिश, इसका तीखापन तो कलेजा खुश कर देने वाला है। बुइलिन, तुम सच में उस्ताद हो। मैंने अपना चावल का कटोरा उठाया और खड़ा हो गया। बुइलिन को लगा कि साला मेरा पेट भर गया है और मैं जा रहा हूं। पर उसके बाद उसने देखा कि मैं कटोरा लेकर सीधे लिविंग रूम की तरफ भाग रहा हूं, टीवी ऑन करके, खाते खाते देखने के लिए। खाना खाते वक्त सिर्फ खाने पर ध्यान दो, टीवी मत देखो। बिना टीवी के खाना खाने से साला उसका आधा स्वाद ही खत्म हो जाता है। ओ शैन उयेन, जल्दी वापस आओ और अपने इस छोटे भाई को यहां से ले जाओ यार। पेट भरकर ठूंसने के बाद मैं अपने बेडरूम में गया और दिएप तुओंग को वीडियो कॉल खटखटाया। जासूसी बंद कर साले, तू पकड़ा गया है। जब उसे पता चला कि उसका ही उल्टा शिकार हो गया है, तो दिएप तुओंग साला खुशी से पागल हो गया। अरे मान गए बुई खानदान की बड़ी मालकिन को। वो सच में बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं। मैंने तो अभी कुछ ढूंढना शुरू भी नहीं किया था। कॉल के आखिर में उसने एक कमीनी मुस्कान के साथ पूछा, शैन चेन, क्या तुम अभी उसी थू नगुये दाई विला में हो? हाँ साले, वहीं हूँ। वो एक्साइटेड होकर बोली, जल्दी 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 बा, मुझे भी उस महल का थोड़ा नजारा दिखाना यार। मेरा चेहरा चिढ़ से भर गया।